कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक जानी मानी मेडिकल कंपनी से, जिसने हाल ही में डायबिटीज की एक नई दवा लॉन्च की है। शुरुआत में यह दवा कमाल की लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका अजीब असर लोगों पर दिखने लगता है। धीरे धीरे ये खबर फैल जाती है कि इस दवा का ट्रायल कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर चोरी छुपे किया गया था और इसके अप्रूवल के लिए रिश्वत तक दी गई थी। दूसरी तरफ एक वीरान जमीन पर कुछ बड़े बड़े केमिकल ड्रम गाड़े गए हैं। तभी अचानक एक ड्रम फटता है और उसमें से एक लाश के जैसी हालत में इंसान बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक ज़ॉम्बी होता है, जिसकी शक्ल, सूरत और हरकतें देखकर कोई भी डर जाए। वो लड़खड़ाता हुआ वहां से निकलता है और पास के कस्बे की तरफ बढ़ने लगता है। उधर एक कार तेज रफ्तार में आ रही होती है कि अचानक उसके टायर फट जाते हैं और वो रेलिंग से टकरा जाती है। तभी वहां एक टो ट्रक आता है और उससे बाहर निकलता है जून गुल नाम का एक चालाक लड़का। वो मुस्कुराकर कहता है, आप तो बहुत लकी हैं, मैं यहीं पास से गुजर रहा था। लेकिन असल में ये उसी ने प्लान किया होता है। वो जानबूझकर सड़क पर स्पाइक्स बिछाता है ताकि गाड़ियां फंसें और वो मरम्मत के नाम पर पैसे कमा सके। अगली सुबह जून गुल उस जोड़े की कार ठीक कर देता है, लेकिन बदले में उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। जब पति शिकायत करने लगता है, तभी जून गुल की बहन हुल घर से बाहर आती है, एक भारी बैग लेकर। वो बैग ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी की लाश हो, लेकिन असल में उसमें उसका पालतू खरगोश होता है जो रात में मर गया था। ये सब देखकर वो जोड़ा इतना घबरा जाता है कि बिना कुछ कहे तुरंत पैसे देता है और वहां से भाग निकलता है। उधर जून गुल की पत्नी नमजू, जो उस समय गर्भवती होती है, वो उन लोगों से मिले पैसों को बड़े ध्यान से एक बॉक्स में रख देती है। वो जानती है कि उनका घर तंगी से जूझ रहा है और एक एक पैसा उनके लिए कितना जरूरी है। दूसरी तरफ वही जॉम्बी, जो अब तक पूरी तरह गंदा और थका हुआ दिख रहा होता है, गलियों में भटक रहा है। उसकी चाल अजीब होती है और वो इंसानों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसे दूर से दो महिलाएं दिखाई देती हैं। वो उन्हें देखकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है, जैसे उन पर हमला करना चाहता हो, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि दोनों औरतें उसे नजरअंदाज करके आराम से निकल जाती हैं। इसी दौरान कुछ छोटे बच्चे उसे देखकर डरने की बजाय उस पर हंसते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। जॉम्बी गुस्से में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे भाग जाते हैं। इसी भाग दौड़ में जॉम्बी गलियों से गुजरता हुआ आखिरकार एक छोटे से कस्बे तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सुकून ले ही रहा होता है कि एक बड़ा काला कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकते हुए दौड़ पड़ता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुद जॉम्बी को भागना पड़ता है। उधर जून गुल का पिता मांडियो अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा होता है। सबका सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार हवाई घूमने जरूर जाएं। तभी उनका एक दोस्त आता है जो जल्द ही शादी करने वाला होता है, और इस बार वो एक नया बालों का विग लगाकर आता है, जिससे वो काफी जवान दिखने लगता है। बाकी सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और थोड़ी जलन भी महसूस करते हैं। मौका देखकर मांडियो अपने खराब पत्तों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। शर्म से बचने के लिए वह बहाना बनाता है कि बाहर कोई कुत्ता बहुत भौंक रहा है और वो देखने जा रहा है। बाहर आकर वो एक खाली डिब्बा कुत्ते की तरफ फेंक देता है ताकि वो डर जाए। लेकिन तभी पास के बाथरूम से कुछ अजीब तरह की आवाजें आती हैं। पहले तो मांडियो थोड़ा डरता है, मगर फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उस बाथरूम की ओर बढ़ता है। जैसे ही मांडियो बाथरूम के अंदर पहुंचता है, उसकी नजर एक स्टॉल में हलचल पड़ जाती है। वह धीरे से झांक कर देखता है और जो नजारा सामने होता है उसे देखकर वो चौंक जाता है। वहां वही अजीब सा इंसान यानी जॉम्बी बैठा होता है। पहले तो मांडियो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके एक प्लंजर उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जॉम्बी अचानक उस पर झपटता है और उसे काट लेता है। इसके बाद वो लड़खड़ाता हुआ वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हे गुल जंगल में अपने मरे हुए खरगोश को दफना रही होती है। तभी उसे भागता हुआ वही जॉम्बी दिखाई देता है। जॉम्बी उसे देखकर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हे गुल भी कमजोर नहीं होती। वो सीधा उसे एक जोरदार किक मारती है, वो भी कमर के नीचे। जैसे ही जॉम्बी उसके पास आता है, उसकी आंखें हे गुल के चेहरे पर टिक जाती हैं। लेकिन यह अजीब और मजेदार पल तभी टूटता है जब वही काला डरावना कुत्ता एक बार फिर जॉम्बी के पीछे पड़ जाता है। हे गुल उस कुत्ते को पहचानती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। पीछे पीछे जॉम्बी भी उसी के पीछे दौड़ता है। उधर हे गुल का भाई मिनगुल, जो शहर से घर लौट रहा होता है, रास्ते में हे गुल को दौड़ते हुए देखता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब पीछे से जॉम्बी भी आता दिखता है तो वो भी डर के मारे भागने लगता है। अचानक हे गुल गिर जाती है और जॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसी वक्त जून गुल अपनी ट्रक लेकर वहां से गुजर रहा होता है। उसकी नजर जॉम्बी पर पड़ती है
और बिना कुछ सोचे समझे वो ट्रक सीधा उस पर चढ़ा देता है। जॉम्बी को जोर की टक्कर लगती है और उसका शरीर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पूरा परिवार डर जाता है। सबको लगता है कि कहीं उन्होंने उस अजीब इंसान को मार तो नहीं दिया। लेकिन जब वो लोग नीचे जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो जॉम्बी एक बार फिर धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ उठता है और वहां से फिर से भाग जाता है। रात होते होते सब घर पर एक ही बात सोचते हैं, अब क्या करें? अगर वो इंसान जिंदा है और पुलिस में चला गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी एम्बुलेंस मांडियो को घर छोड़ने आती है। मांडियो किसी की बात नहीं सुनता, सीधे अपने ट्रेलर में चला जाता है और बड़बड़ाने लगता है, कोई मुझे काट गया है। उधर गांव के लोग उस रात चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि वही काला कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। मिनगुल उस रात बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाता। उसकी आंखों से नींद गायब होती है और दिल में बेचैनी भरी होती है। असल में वो घर इसलिए लौटा है क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी है, लेकिन उसने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई। बेरोजगारी और आने वाले कल की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। दूसरी तरफ हे गुल अपनी पुरानी टूटी कार में बैठी होती है। उसकी गोद में उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर होती है जिसे वो बहुत भावुक होकर देख रही होती है। तभी उसे गैरेज से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो चौकन्ना होकर तुरंत उस तरफ भागती है। गैरेज में उस वक्त हर तरफ अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही हे गुल अंदर पहुंचती है उसे परछाई में एक अजनबी जैसा कोई बैठा दिखता है। तभी कुछ ही देर में मांडियो भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर जैसे ही लाइट जलाते हैं, सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वहां वही जॉम्बी बैठा होता है और वो खरगोश के लिए रखे गए गोभी के पत्ते चबा रहा होता है, जैसे बहुत भूखा हो। मांडियो को एकदम से याद आता है, ये वही अजीब इंसान है जिसने उसे काटा था। वो गुस्से में तिलमिला उठता है और पास रखा फावड़ा उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हे गुल घबरा जाती है और बाकी परिवार वालों को बुलाने के लिए तुरंत वहां से भागती है। कुछ ही देर में जून गुल तेजी से दौड़ता हुआ आता है और बिना सोचे समझे हवा में उछलकर सीधा जॉम्बी को लात मार देता है। लेकिन लात इतनी तेज होती है कि जॉम्बी पीछे गिरता है और उसकी पीठ एक लोहे की रॉड में धंस जाती है। पूरा परिवार रुक जाता है। सबको लगता है कि उन्होंने गलती से किसी इंसान को मार डाला है, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। जॉम्बी बिना दर्द दिखाए बड़ी शांति से उठता है और धीरे धीरे अपने शरीर से वो लोहे की रॉड निकालकर बाहर आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर पूरा परिवार डर के मारे चिल्लाता हुआ गैरेज से बाहर भागता है और उसे अंदर बंद कर देता है। अब मिनगुल जॉम्बी की हरकतों को गौर से देखता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह कोई आम आदमी नहीं, एक असली जॉम्बी है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और एक जॉम्बी मूवी चलाकर बाकी सबको दिखाता है, ताकि सब समझ सकें कि मामला कितना खतरनाक है। अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता है मांडियो को लेकर, क्योंकि उसे जॉम्बी ने काटा था। कहीं वो भी बदलना ना शुरू कर दे। इस डर से नमजू बिना देर किए पास पड़ा तवा उठाती है और सीधा मांडियो के सिर पर मारती है, ताकि वो होश में आने से पहले ही कंट्रोल में रहे। बिना वक्त गंवाए पूरा परिवार मांडियो को बेहोशी की हालत में उठाकर उसके पुराने ट्रेलर में डाल देता है। फिर वो ट्रेलर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद करके बाहर से ताले लगा देते हैं, ताकि अगर वो वाकई जॉम्बी में बदल जाए तो बाहर ना निकल सके। अगली सुबह मिनगुल पूरी तरह अलर्ट मोड में होता है। वो इंटरनेट पर बैठकर जॉम्बी वायरस से जुड़ी हर जानकारी खोजता है। वो एक जॉम्बी सर्वाइवल गाइड बनाना शुरू करता है, जिसमें लिखा होता है कि इस तरह के वायरस में एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी वायरस तुरंत असर नहीं करता, लेकिन कुछ घंटों बाद असर दिखना शुरू हो सकता है। अपनी रिसर्च के बाद मिनगुल परिवार को समझाता है कि अगर मांडियो वाकई संक्रमित है तो उसे जल्दी खत्म कर देना ही सबसे सेफ तरीका होगा। ये सुनते ही जून गुल का पारा चढ़ जाता है। वो अपने भाई पर गुस्से से चिल्लाता है, तू अपने ही बाप के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? फिर दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी माहौल और भी अजीब हो जाता है। जब मांडियो खुद ट्रेलर से बाहर निकल आता है, वो एकदम सामान्य ढंग से नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द निकले उससे पहले ही मिनगुल फिर से वहीं तवा उठाता है और सीधे उसके सिर पर मारता है। मांडियो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। अब जून गुल का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपने भाई को गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अब कभी इस घर में मत आना, और जाते जाते उसके पीछे चीजें फेंकता है। उधर गैरेज में जॉम्बी को एक कुर्सी से रस्सियों से बांध दिया गया होता है। हे गुल उसके सामने गोभी के पत्ते रखती है ताकि वो शांत रहे। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉम्बी बस उसे खाली नजरों से देखता है,
जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। थोड़ी ही देर में नमजू अंदर आती है और हे गुल को बाहर भेज देती है। फिर वो एक प्लायर उठाती है और सोचती है कि क्यों ना जॉम्बी के सारे दांत निकाल दिए जाएं ताकि वो किसी को काट ना सके। वहीं दूसरी तरफ मांडियो अब बाथरूम में होता है और हैरानी की बात यह है, वो खुद को पहले से भी ज्यादा जिंदा, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कर रहा होता है। अगली सुबह मांडियो अपने पुराने दोस्तों से मिलने पहुंचता है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उनका वो झुर्रियों वाला थकाहारा दोस्त अब जवान और ताजा दिख रहा होता है। सब चौंक कर पूछते हैं, ये क्या चमत्कार हुआ, इतनी जवानी कैसे लौट आई? मांडियो खुद भी थोड़ा हैरान होता है। जैसे ही वो शीशे में खुद को देखता है, वो चौंक जाता है। उसका चेहरा दमक रहा होता है, स्किन खिंची हुई लगती है और बाल भी कम सफेद नजर आते हैं। वो तो खुशी से झूमने लगता है और भागता हुआ सीधा गैरेज पहुंचता है। वहां जाकर वो जॉम्बी से हंसते हुए कहता है, भाई तूने मुझे काट कर मेरी जिंदगी ही बदल दी, और नाचना शुरू कर देता है। ये सब नजारा मिन गुल और जून गुल खिड़की से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके पापा का दिमाग सच में खराब हो गया है। मिन गुल फिर जोर देता है, अब तो पापा को ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जून गुल उसे धक्का देकर चुप करा देता है। इसी दौरान मांडियो का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। वो मांडियो से झुककर विनती करता है, भाई मुझे भी वही इलाज चाहिए, मेरी भी जवानी वापस लानी है। और बदले में वो पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। पहले तो मांडियो मना कर देता है, लेकिन जैसे ही दोस्त कहता है कि वो हवाई ट्रिप का पूरा खर्च उठाएगा, मांडियो की आंखों में सपने तैरने लगते हैं और उसका मन बदल जाता है। वो दोनों जब ये सौदा कर रहे होते हैं, तब पास ही छुपा हुआ मिनगुल सब सुन रहा होता है। उसके हाथ में हथियार होता है, क्योंकि वो पापा को मारने आया होता है। लेकिन जब उसे सच्चाई समझ आती है, तो वो चौंक जाता है। ये जॉम्बी तो सिर्फ खतरा नहीं, ये तो एक बिजनेस का मौका है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में मांडियो के बाकी सारे बुजुर्ग दोस्त भी पैसों के बंडल लेकर उसके घर आ जाते हैं। हर कोई अपनी जवानी वापस पाना चाहता है। मांडियो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं सबकी मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही वह गैरेज का दरवाजा खोलता है, अंदर जॉम्बी गायब होता है। दरअसल मिन गुल चुपचाप उसे रस्सियों से बांधकर टो ट्रक में डालकर वहां से निकल गया होता है। अब वो किसी दवा कंपनी से डील करना चाहता है, ताकि जॉम्बी से कोई खास दवा बनवाकर खूब पैसा कमाया जा सके। वो मोबाइल पर कॉल करके बातचीत कर ही रहा होता है, तभी उसकी ट्रक को तेज चलाने की वजह से पुलिस रोक लेती है। लेकिन किस्मत से उनमें से एक पुलिस वाला उसका पुराना जानकार निकलता है और उसे छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी की तरफ लौटते हैं, उन्हें ट्रक के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो वापस आकर डिब्बा खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि एक आदमी जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा है, और वो कोई और नहीं, वही जॉम्बी होता है। अब पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मिनगुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में जैसे ही जॉम्बी को देखा जाता है, हर कोई सन्न रह जाता है। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता। पुलिस को लगता है कि शायद मिनगुल ने इस अजनबी को बुरी तरह टॉर्चर किया है। जब वो जोर देकर कहता है, ये इंसान नहीं जॉम्बी है, तो सब हंस पड़ते हैं और उसे पागल समझ लेते हैं। उसी वक्त पूरा परिवार थाने पहुंचता है। वहां मांडियो चालाकी दिखाता है। वो झूठ बोल देता है कि जॉम्बी उसका छोटा बेटा है, जो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। पुलिस भी उसकी बात मान लेती है और मांडियो जॉम्बी को घर ले जाने की इजाजत ले लेता है। घर लौटते ही मांडियो जोश में ऐलान करता है, अब मैं हवाई जाने वाला हूं। ये सुनकर दोनों भाई मिनगुल और जून गुल आपस में झगड़ने लगते हैं कि अब इस जॉम्बी का असली मालिक कौन है। तभी हे गुल सबका ध्यान एक जरूरी बात पर ले जाती है। इस जॉम्बी के तो मुंह में दांत ही नहीं है। सब एकदम मायूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब उनका जवानी वाला धंधा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन तभी मांडियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने एक दोस्त से नकली दांत उधार लाता है, फिर गैरेज की दीवार में एक छोटा छेद करता है और एक ग्राहक को कहता है, हाथ अंदर डालो। जैसे ही जॉम्बी को नकली दांत पहनाए जाते हैं, वो हाथ को पकड़कर काट लेता है। थोड़ी देर बाद वो इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि पूरा हाथ चबाने लगता है। तब जाकर परिवार उसे पीछे खींचता है। कुछ ग्राहक डर जाते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी खुद ट्राई करता है और उसके बाद तो सब लाइन में लग जाते हैं। रात होते होते पूरा परिवार अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। फिर से नमजू वो पैसे सेफ में रख देती है। अगली सुबह जिन जिन बुजुर्गों को जॉम्बी ने काटा था, वो सभी जवां और ताकतवर महसूस करने लगते हैं। लेकिन तभी परिवार को एक झटका लगता है। बॉक्स खाली मिलता है, कोई पैसा नहीं बचा होता। सब समझ जाते हैं
ये मांडियो सारा पैसा लेकर चुपचाप हवाई भाग गया है। अब मिनगुल दोबारा सोचता है कि उस जॉम्बी को फिर से पकड़कर नया बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने जाता है, नमजू उसका रास्ता रोक लेती है और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। इस सब के बीच हेगुल चुपचाप जॉम्बी को लेकर बाहर टहलने निकल जाती है। चलते चलते वो दोनों एक गोभी के खेत तक पहुंच जाते हैं। जॉम्बी गोभी देखकर इतना खुश हो जाता है कि उछल पड़ता है और बैठकर गोभी खाना शुरू कर देता है। हेगुल उससे बात करवाने की कोशिश करती है, उसे कुछ शब्द सिखाती है, लेकिन जॉम्बी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो मस्ती में जॉम्बी की गोभी छीन लेती है और हंसते हुए कहती है, पकड़ सको तो पकड़ो। अब दोनों खेल खेल में एक दूसरे के पीछे भागते हैं और अचानक गिर पड़ते हैं। लेकिन तभी जून गुल गुस्से में वहां आ जाता है और आते ही जॉम्बी को एक जोरदार लात मारता है। और जब सब संभलते हैं और आगे देखते हैं तो सामने की सड़क पर कुछ लोग अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए चल रहे होते हैं, जैसे अब उनके शरीर पर किसी और का कंट्रोल हो। घर के अंदर नमजू और मिनगुल अब भी आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी खिड़की से उन्हें जून गुल भागता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे पीछे एक झुंड में अधेड़ उम्र के लोग दौड़ते आ रहे होते हैं। सब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब गांव वाले उस जॉम्बी के झांसे से नाराज होकर हमला करने आ रहे हैं। वो सब डर के मारे इधर उधर छुपने लगते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में वो लोग गुस्से से नहीं बल्कि लालच में आए होते हैं। वो भी अपनी जवानी वापस पाना चाहते हैं। मिनगुल तुरंत मौके को भांपता है और सबको लाइन में खड़ा करवा देता है। फिर शुरू होता है एक अजीब सा कारोबार। पूरा परिवार लोगों से पैसे लेकर जॉम्बी से उन्हें काटवाता है। हर बीतते दिन के साथ ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही बढ़ रहा है परिवार का धन दौलत। लेकिन जहां सब पैसों में डूबे हैं, वहीं हेगुल के दिल में बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे जोंग बै को इंसान नहीं, सिर्फ एक कमाने की मशीन समझ लिया गया है। मिनगुल उसे अब गैरेज से हटाकर एक पुराने ट्रेलर में शिफ्ट कर देता है, जो अब उसका नया घर बन जाता है। और उसे नए नकली दांतों का सेट भी दे दिया जाता है ताकि बिना रुके वो काम करता रहे। एक दिन हेगुल उसे शहर लेकर जाती है। वहां वो उसका हेयर कट करवाती है, उसका चेहरा थोड़ा मेकअप से छुपवाती है और नए कपड़े भी दिलवाती है। रेस्टोरेंट के बाहर दोनों बैठते हैं और कुछ लड़कियां जोंग बै को देखकर कहती हैं, वो तो काफी हैंडसम है। लेकिन जैसे ही वो उसे जानवरों की तरह खाना खाते हुए देखती हैं, उनकी राय पलट जाती है। अब तक परिवार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होता है कि वो अपने पुराने टूटी फूटी गैस स्टेशन को पूरी तरह नया रूप दिलवा देते हैं। उसी रात हेगुल एक चौंकाने वाली बात सुन लेती है। मिनगुल किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि वो अब भी जॉम्बी बाइट से जुड़ी बड़ी डील की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही हेगुल का दिल टूट जाता है। उसे अब जोंग बै की आजादी और उसका भविष्य सताने लगता है। उधर दूसरी ओर एक पुलिस अफसर भी जोंग बै के फिंगरप्रिंट की जांच में जुटा होता है, जो उसने उसी दिन लिए थे जब जॉम्बी को मिनगुल से बचाया था। लेकिन जब पूरे सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो अफसर को शक होने लगता है कि ये आदमी कहीं गैर कानूनी या खतरनाक तो नहीं। और इसी बीच हेगुल जंगल के एक शांत कोने में जोंग बै के साथ बैठी होती है। वो उसे अपने दिल की सबसे गहरी बात बताती है। जिस दिन मैं पैदा हुई उसी दिन मेरी माँ की मौत हो गई थी और तभी से गांव के लोग उसे माँ की हत्यारी कहकर ताना देते आए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, शायद मेरी जगह माँ होती तो सबकी जिंदगी बेहतर होती। जॉन बै उसकी बातें समझता है। वो चुपचाप उसके पास आता है, कुछ कहना चाहता है, शायद दिलासा देना चाहता है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। वो बस उसकी ओर प्यार भरी आंखों से देखता है, जैसे कह रहा हो कि मैं भी किसी का त्यागा हुआ हिस्सा हूं, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन उसे डर भी होता है, अगर वो बहुत करीब आया तो कहीं हेगुल का परिवार फिर उसे लालच में इस्तेमाल न कर ले। तभी हेगुल एक फैसला लेती है। वो जोंग बै से कहती है कि अब उसे यहां से चले जाना चाहिए और खुद भागकर घर लौट जाती है, उसे जंगल में अकेला छोड़कर। उधर जब मिनगुल को पता चलता है कि जोंग बै गायब है तो वो बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे वही जंगल में वो जगह मिल जाती है जहां हेगुल ने उसे छोड़ा था। लालच में अंधा मिनगुल उसे दोबारा अगवा कर लेता है और दोनों बस टर्मिनल की ओर निकल पड़ते हैं ताकि शहर जाकर उसे किसी दवा कंपनी को बेच सके। उधर दूसरी ओर मांडियो का दोस्त अपनी शादी कर रहा होता है और जून गुल वहां खड़ा होकर अपने नए गैस स्टेशन का प्रचार कर रहा होता है। लेकिन वहां पहले से मौजूद होते हैं वो बुजुर्ग लोग जिन्हें जोंग बै ने काटा था। धीरे धीरे सबको तेज गर्मी लगने लगती है और फिर अचानक उनका बर्ताव बदलने लगता है। अचानक दूल्हा अपनी ही दुल्हन को काट लेता है
और वहीं से शुरू हो जाती है असली ज़ॉम्बी तबाही। हर तरफ चीखें, खून और हमले। शहर की गलियां अब ज़ॉम्बियों की गिरफ्त में आ चुकी होती हैं। उसी वक्त टर्मिनल पर बैठा मिन गुल ये सब टीवी पर देखता है, और जब उसे ज़ॉम्बी एक जवान लड़के को नोचते दिखते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब सच में संक्रमण फैल चुका है। डर के मारे वो जॉन्ग बे को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब उसकी लालच ने पूरे शहर को तबाही में झोंक दिया है। उधर शादी की जगह अब खून खराबे का मैदान बन चुकी है। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और पूरे शहर में ज़ॉम्बियों की दहशत फैल चुकी है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है और सीधा हेगुल पर हमला करता है। तभी नमजू पीछे से आकर अपने तवे से उसकी खोपड़ी पर ऐसा वार करती है कि ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। उसी वक्त एक पुलिस अफसर वहां आता है और गलतफहमी में सोचता है कि उन्होंने किसी इंसान को मार डाला है, तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ॉम्बी फिर से उठता है और पुलिस वाले पर कूदकर उसे भी काट लेता है। अब पूरा परिवार समझ जाता है कि असली खतरा शुरू हो चुका है। जून गुल पुलिस की बंदूक उठाकर सबको दुकान के अंदर भागने को कहता है। नमजू और हे गुल मिलकर भारी सामान दरवाजे पर लगाते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सकें। लेकिन तब भी खतरा नहीं टलता। खिड़की से एक ज़ॉम्बी झांकता है और वो कोई और नहीं, जून गुल का पुराना दोस्त होता है। जून गुल उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और एक बार फिर नमजू का वही तवा उनकी जान बचाता है। अब हालात और भी डरावने हो चुके थे। जून गुल, नमजू और हे गुल भागते हुए घर की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। खिड़कियों को बंद करके मजबूती से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। उसी वक्त नमजू को पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसे लेबर पेन शुरू हो गया था, लेकिन वो खुद सबको दिलासा देती है कि अभी समय नहीं आया। उधर हे गुल को अचानक मिन गुल की बनाई हुई ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड मिलती है। अब पूरा परिवार मिलकर उस किताब को पढ़ता है और उसमें लिखे सुझावों को आजमाने लगता है। सब लोग अपने शरीर पर मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर बर्तन, टोकरियां रख लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी से खुद को बचा सकें। दूसरी तरफ मिन गुल अब भी बस टर्मिनल के पास एक ट्रक के नीचे छिपा होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है और ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जान बचाने के लिए वो मोबाइल फेंक देता है और ज़ॉम्बी आवाज की दिशा में चले जाते हैं। इसी बीच वो एक ट्रक लेकर पूरे शहर में भागने लगता है। चारों तरफ तबाही फैली थी। सड़कें सुनसान, दुकानों में अफरा तफरी और हर जगह चीखें गूंज रही थीं। शाम तक नमजू को दोबारा जोरों का दर्द उठता है। तभी उन्हें घर के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जब नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि ज़ॉम्बी अब घर के अंदर घुस चुके हैं। जून गुल और हे गुल जल्दी से खिड़की से बाहर निकलते हैं, लेकिन नमजू थोड़ी पीछे रह जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसका कपड़ा पकड़ लेता है, लेकिन वह पास रखे लोहे के सेफ बॉक्स से ज़ॉम्बी पर जोर से वार करती है और भाग निकलती है। घर और गैरेज के बीच एक लकड़ी की फट्टा रखा होता है। उसी पर चलते हुए सब गैरेज की ओर भागते हैं, लेकिन जब ज़ॉम्बी उस पर चढ़ते हैं तो वो फट्टा टूट जाता है और वो सारे नीचे गिर जाते हैं। उसी पल मिन गुल ट्रक में जबरदस्त एंट्री करता है। ट्रक से वो ज़ॉम्बियों की ओर आतिशबाजी चलाने लगता है। जून गुल उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये खतरनाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक की सीटों में आग लग जाती है और वो खुद भागकर गैरेज में छिप जाता है। अब ज़ॉम्बी जलते ट्रक की ओर खींचे चले जाते हैं। उन्हें गर्मी और रोशनी की तरफ आकर्षण होता है। ट्रक के पीछे रखे पटाखों में चिंगारी लगती है और पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर जाता है। सारे ज़ॉम्बी आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जैसे किसी जादू में खो गए हों। हे गुल गाइड पढ़ती है और कहती है, इसमें लिखा है कि ज़ॉम्बी तेज रोशनी और आवाज से प्रभावित होते हैं। पूरा परिवार इस मौके का फायदा उठाकर गैरेज में छिप जाता है। लेकिन तभी एक नई टेंशन शुरू होती है। नमजू की वाटर ब्रेक हो जाती है, यानी अब बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि अस्पताल पहुंचना जरूरी है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। अब परिवार एक आखिरी प्लान बनाता है। जून गुल और मिन गुल खुद जॉन्ग बाई के कपड़े पहन लेते हैं और ज़ॉम्बियों जैसा चलने लगते हैं। जॉन्ग बाई की बदबू ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया था। उसी की वजह से जून गुल और मिन गुल ज़ॉम्बियों के बीच से निकलकर टो ट्रक तक सुरक्षित पहुंच गए थे और कोई ज़ॉम्बी उन्हें पहचान भी नहीं पाया। दोनों जल्दी से ट्रक में बैठते हैं और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, चारों तरफ से ज़ॉम्बी गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। घबराकर वो लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बी और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं। उसी वक्त हे गुल भी बाहर निकलती है। हाथ में घास काटने की मशीन होती है और वो एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है।
ये देख बाकी जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। तभी अचानक जोंग बै वहां आता है और दीवार बनकर हेगुल को अपने पीछे छिपा लेता है। उसी समय एक जॉम्बी छत पर चढ़ जाता है और गलती से बिजली के तार छू लेता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन इसी वजह से दोबारा म्यूजिक और आतिशबाजी शुरू हो जाती है। गैस स्टेशन का बोर्ड चमकने लगता है और सारे जॉम्बी फिर से वहीं आकर्षित हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हेगुल जोंग बै को जल्दी से खींचकर वहां से निकाल लेती है। लेकिन तभी भाइयों को याद आता है, ट्रक की चाबी तो अभी भी गैरेज में ही रह गई है। अब जून गुल बिना समय गंवाए ट्रक से नीचे कूदता है और चाबी लाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय बिजली दोबारा चली जाती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। अब ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उधर गैरेज में एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। नमजू को अचानक डिलीवरी शुरू हो जाती है और जैसे ही बच्चे की तेज रोने की आवाज गूंजती है, सैकड़ों ज़ॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए जून गुल ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है। वो एक के बाद एक कई ज़ॉम्बी गिरा देता है, पर मिन गुल उसे चिल्लाकर याद दिलाता है, पहले चाबी लाओ। अब जून गुल दुकान के अंदर घुसता है। अंदर भी ज़ॉम्बी होते हैं। एक को जोर से मारकर गिराता है और बाकी को लातें मारता हुआ ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ता है, जहां उसे आखिरकार चाबी मिल जाती है। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी गैरेज की दीवारें तोड़ चुके होते हैं और अब ट्रेलर तक पहुंच गए होते हैं, जहां नमजू अपने नवजात बच्चे के साथ छुपी होती है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ट्रेलर की छत पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कोई जोर का धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वो कोई और नहीं, हेगुल होती है, जो अब ठान चुकी थी कि किसी भी हालत में अपने परिवार को बचाकर रहेगी। वो ट्रेलर के सामने खड़ी होकर हाथ में मशीन उठाकर अकेले पूरी भीड़ से लड़ने लगती है। उधर घर के अंदर जून गुल अब ज़ॉम्बियों से घिर चुका होता है। वो खिड़की से बाहर चाबी फेंकता है और जोर से कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना। जोंग बै ट्रेलर के सामने खड़ा होकर ज़ॉम्बियों को रोकता है ताकि परिवार बच सके। तभी मिन गुल का ट्रक पेट्रोल पंप से टकरा जाता है और पेट्रोल बहने लगता है। जून गुल ट्रक में चढ़ जाता है और ट्रेलर खींचना शुरू करता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। हे गुल जोंग बै को छोड़ते हुए रोती है, लेकिन तभी जोंग बै पहली बार उसका नाम लेकर बोलता है, जिससे पता चलता है कि वो फिर से इंसान बन रहा है। ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोंग बै पेट्रोल पर लाइटर फेंक देता है और जबरदस्त धमाका करके सबको खत्म कर देता है। अगली सुबह खबर आती है कि वायरस की वजह एक गलत दवा थी। अब वायरस पूरे देश में फैल गया है। जून गुल भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी मांडियो वापस आता है, जो अभी भी इंसान है। फिर 6 महीने बाद पूरा परिवार देश भर में घूम घूम कर मांडियो से ज़ॉम्बियों को कटवा कर इंसान बना रहा होता है और जोंग बै भी अब इंसान बनकर उनके साथ होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।